So, my dear friends, this is the last colligative property, that is the osmotic pressure pi. We'll talk about this today, hopefully. What is osmotic pressure? Before talking about this, let me tell you what do you mean by a term osmosis. Osmosis होता क्या है? Osmosis is basically, अगर आपके पास एक कंटेनर है, you have a container. This container is divided into two compartments by means of a partition, that is a membrane, SPM, called as semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. यहाँ से आपने सपोज सॉल्वेंट डाला है, कोई भी सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, और यहाँ से जो है यू हैव एडेड हियर अ सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, व्हाटएवर. नाउ व्हाट हैपेंड, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दे विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम solvent side into the solution side through semi-permeable membrane. This flow of solvent from solvent to solution through semi-permeable membrane is known as a term called osmosis. अगर आपके पास solvent नहीं होगा, बल्कि दोनों जो है, दोनों compartments contain solutions, तो आपको ऐसे सिस्टम बनेगा. So you have a container. This container is divided by means of SPM, semi-permeable membrane. तो यहां से जो है आपने एक solution डाल दिया. So this is solution 1, and यहां से जो है this is solution 2. Suppose इस वाले solution concentration C1 है, इसका concentration C2 है, and you assume that C1 is less than C2. C1 is less than C2. अब कंसंट्रेशन जो है वो C1 का कम है, C2 का ज़्यादा है. C2 का ज़्यादा कंसंट्रेशन होने का मतलब ये है कि उसमें जो है सॉल्वेंट ज़्यादा है. C1 में सॉल्वेंट ज़्यादा है बिकॉज कंसंट्रेशन इज लेसर. C2 कंसंट्रेशन इज मोर, मीन्स सॉल्वेंट इज लेस. अब फ्लो क्या होता है? फ्लो इज बेसिकली ऑफ सॉल्वेंट, नॉट द सॉलिड पार्टिकल्स, बिकॉज SPM जो है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउज सॉल्वेंट टू पास थ्रू rather than solute particles. तो क्या होगा कि यहां से भी सॉल्वेंट है, यहां से भी सॉल्वेंट है, यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे यहां से भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा बिकॉज इट आल्सो कंटेन्स सम सॉल्वेंट. लेकिन नेट फ्लो कहां से होगा? बिकॉज मोर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन C1, बिकॉज उसका कंसंट्रेशन कम है. तो नेट फ्लो इज फ्रॉम C1 to C2. सो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू SPM इज नोन एज ऑस्मोसिस. ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, चाहे फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन और फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ. सो ऑस्मोसिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन और नेट फ्लो ऑफ solvent from low concentrated solution to high concentrated solution through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. This is the definition of osmosis. So osmosis is basically flow of solvent from solvent to solution or net flow of solvent from low concentrated to high concentrated solution through a semi-permeable membrane. This process is known as osmosis. I hope you understand this. Now, जो ये SPM है, what is SPM? Semi-permeable membrane.
एसपीएम जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, commonly written as SPM, it is basically a membrane that allows only solvent molecules to pass through and not the solute particles. solute particles जो है इसमें पास नहीं होते, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स खाली पास होते हैं, बिकॉज उनका जो पार्टिकल्स, उनका जो पोर साइज है, इस एसपीएम का जो पोर साइज है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इट डज नॉट अलाउ सोल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू, रादर इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एनिमल मेम्ब्रेन. जो एनिमल मेम्ब्रेन्स है दे आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स. सेकेंड सिलोफैन, या फिर हमारे पास आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, आर्टिफिशियल एसपीएम, दैट इज कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, that is Cu2FeCN6, a coordination compound. So this acts as an artificial SPM, semi-permeable membrane. This was about SPM. So this allows only solvent molecules to pass through. So net flow होता है solvent का, from solvent to solution, or from low concentrated solution to high concentrated solution. We call this flow as osmosis. छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम इसको इलस्ट्रेट करने के लिए. टू इलस्ट्रेट दिस, लेट मी हैव अ सिंपल क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रिएक्शन हुआ करती है, फेरिक क्लोराइड जो है इट्स येलो इन कलर. ये अगर कंबाइन होता है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक, और बनाता है पोटेशियम क्लोराइड. फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है इट इज ब्लड रेड इन कलर. आपको बोला जाता है आपके पास एक कंटेनर है, तो दिस कंटेनर हैज 2 कंपार्टमेंट्स. दिस इज मेड ऑफ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां से आप डालते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3 येलो, और यहां से जो है आप डालते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KO8 सॉल्यूशन. दिस इज सॉल्यूशन, और it is brown blood, it is colorless. Potassium hydroxide is colorless actually. It is colorless. इसकी कंसंट्रेशन आप लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन दैट इज 0.001 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन जो है दैट इज 0.1 मोलर. आपको बोला जाता है फाइंड व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर ऑफ KOH कंपार्टमेंट आफ्टर ऑस्मोसिस. आपको बोला जाता है जब ऑस्मोसिस होगा तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है, जो कलरलेस है, उसका कलर क्या होगा. आप जब यहां देखते हैं तो फेरिक क्लोराइड जो है वो मिक्स होता है KOH के साथ और ब्लड रेड बनाता है. तो आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा कि इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है. सो फ्लो विल बी फ्रॉम this to this because net flow is from low concentrated to high concentrated. So osmosis जब होगा तो flow यहां से यहां होगा. So when this is osmosis, so what happened? तो यहां पे flow होगा solvent का, और you expect that the color of this should be what? Blood red. Why? Because potassium chloride जो है वो कंबाइन होगा विद आयरन क्लोराइड जो है कंबाइन होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा. लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि कलर विल बी कलरलेस, मतलब ये यही रहेगा जो था. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली द सॉलिड पार्टिकल्स दैट फ्लोज, इट्स एक्चुअली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सॉल्वेंट सब में यहाँ वाटर है तो वाटर फ्लो करता है. यहाँ पे आपका फेरिक क्लोराइड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे ही रहेगा. ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे बिकॉज सोल्यूट डज नॉट फ्लो. अगर सोल्यूट फ्लो करता होगा तब ये फेरिक क्लोराइड यहाँ पहुंचता, यहाँ पहुंचने के बाद वो कंबाइन होता विद
potassium hydroxide, then there will be the formation of ferric hydroxide, then there will be the formation of blood red color. But since only the solvent molecules flow through SPM, तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो है कलर वही रहेगा जो पहले था. पहले क्या कलर था? कलरलेस. So it remains colorless. So this is the illustration of osmosis, that solute doesn't flow but only solid molecules pass through. अब दूसरी बात यह है कि one more thing we'll be talking about. Now आपके पास है एक कंटेनर, ठीक. It is divided into two compartments by means of SPM. So this is SPM. पहला क्या मसला है? It's having this much level here also. तो यहाँ पे आपने डाल दिया है एक सोल्यूशन, यहाँ पे भी एक सोल्यूशन है, तो लेवल ये है. तो इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन C1 है, इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन C2 है, ठीक. अब अगर C1 लेस देन C2 होगा तो फ्लो होगा नेट फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड. तो फ्लो विल बी फ्रॉम दिस टू दिस इज द नेट फ्लो. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ऑस्मोसिस से ये होगा कि ये जो कंटेनर ऐसा था, दिस इज SPM, तो क्या बनेगा? इसका लेवल राइज होगा, इसका लेवल घटेगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. सो व्हाट हैपेंड? ये ऐसे बनेगा. सो इसकी लेवल राइज होगी, इसकी लेवल डिक्रीज होगी. इससे हमें यह पता चलेगा कि ऑस्मोसिस हुआ है. अब अगर हम ऐसा करेंगे, हम यहां से इसको प्रेशर डालेंगे, वी विल एक्सर्ट द प्रेशर हियर. प्रेशर अगर हम यहां पे इस सोल्यूशन साइड से प्रेशर डालेंगे, ताकि प्रेशर डालने से क्या होगा, जो यहां से यहां पानी आ गया था ऑस्मोसिस की वजह से, वो वापस चला जाएगा, दैट विल मूव बैक. तो प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से जो ऑस्मोसिस हुआ है वो अब बैकवर्ड होगा, मतलब यहां से जो पानी आया था वो वापस चला जाएगा इनटू द सेम कंटेनर, दैट इज C1. अब क्या होगा कि यहां से लेवल राइज होगी, यहां से लेवल घटेगी, टिल द लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एज इफ देयर वाज नो ऑस्मोसिस एट ऑल. ऑस्मोसिस की वजह से लेवल राइज हुई थी यहां C2 में, और C1 में लेवल कम हुई थी. लेकिन अब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन दिस साइड, उससे क्या होगा? उससे यहां से सॉल्वेंट जो है वो वापस चला जाएगा इनटू C1. जब C1 में वापस चला जाएगा आपका सॉल्वेंट, तो क्या होगा? लेवल यहां पे राइज हो जाएगी, यहां पे डिक्रीज हो जाएगी, तो लेवल विल बी कांस्टेंट. जब लेवल कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब ये हुआ कि एज इफ देयर इज नो ऑस्मोसिस एट ऑल, एज इफ देयर इज नो ऑस्मोसिस एट ऑल. सो इसका मतलब ये हुआ, हाउ मच प्रेशर यू एक्सर्ट to prevent osmosis, how much pressure you exert to prevent osmosis, that pressure is called as osmotic pressure. So osmotic pressure होता क्या है? Osmotic pressure जो है denoted by pi, it is the pressure exerted to prevent osmosis. ऑस्मोसिस तो होता है, यहां से होने की वजह से लेवल यहां राइज होगी, यहां कम होगी, लेकिन हमने यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करा ताकि ऑस्मोसिस नहीं हो, लेवल बरकरार वही रहे. तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो प्रेशर एक्सर्टेड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, इसको हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई. So what is osmotic pressure? It is the pressure exerted to prevent osmosis. That's called osmotic pressure pi. दूसरी बात, अब अगर आपके पास यही कंटेनर फिर से है, it's having a SPM over here, यहां से एक कंसंट्रेट सोल्यूशन है, यहां पे दूसरा सोल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन C2 सपोज, एंड C1 इज लेस देन C2. तो इससे क्या होगा? इससे नेट फ्लो कहां से कहां होगा? यहां से यहां होगा, लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड, ठीक. तो ऑस्मोसिस शुरू होगा, ऑस्मोसिस शुरू होगा. सो दैट्स लाइक दिस इज SPM. तो यहां पे लेवल राइज होगी, यहां से आपका लेवल राइज होगा और यहां से आपका लेवल घटेगा. अब अगर प्रेशर डालेंगे आप पाई, तो ये सॉल्वेंट जो है वापस आएगा इधर, तो वापस बनेगा आपका दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक. अभी पढ़ा हमने. नाउ इफ यू डू वन मोर थिंग, द थिंग इज, अगर आपने यहां पाई की जगह प्रेशर डाल दिया, इफ यू एक्सर्ट हियर मोर प्रेशर P एंड P इज ग्रेटर देन पाई, मतलब आपने उतना प्रेशर डाला, आपने पाई डाला था पहले, जिसकी वजह से वापस सॉल्वेंट चला गया था, तो लेवल बरकरार आई थी. लेवल इज इट गेट्स लेवल्ड, बोथ लेवल्स रिमेन सेम, तो ऑस्मोसिस नहीं हुआ, मतलब दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यू प्रिवेंटेड दैट ऑस्मोसिस.
अब आप पाई नहीं डालते, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं डालते टू कीप द लेवल फिक्स्ड, रादर यू एक्सर्ट प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होगा कि यहां से पानी यहां जाएगा और यहां से फिर लेवल राइज होगी, यहां से कम होगी जब आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ग्रेटर देन पाई। तो व्हाट हैपेंड, ये वाला सिस्टम आपको डेवलप बनेगा। दिस इज एसपीएम। तो यहां पे लेवल जो है वो राइज होगी, यहां पे लेवल घटेगी। क्यों? बिकॉज यू हैव एक्सर्टेड प्रेशर पी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। दैट्स वाई यहां से जो है, यहां से लेवल इंक्रीज हो गई और यहां से जो लेवल है वो डिक्रीज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो पहले नॉर्मली यहां से यहां जाता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो यहां पे लेवल राइज होती है, यहां पे कम होती है। अब अपने प्रेशर किया एक्सर्ट पाई टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। प्रिवेंट करने का मतलब यह है कि आपकी जो लेवल है वो बराबर रहेगी, लेकिन आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ग्रेटर देन दिस पाई, उससे क्या होगा, ज्यादा सॉल्वेंट यहां जाएगा, तो यहां से लेवल राइज हो जाएगी और यहां से जो लेवल है वो घटेगी। दिस इज रिवर्स टू दिस osmosis, it's called reverse osmosis. So what is reverse osmosis? So reverse osmosis क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है तब जब प्रेशर होगा ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब when the pressure exerted is much greater than the osmotic pressure, then there is the reverse flow of solvent from high concentrated solution to low concentrated solution. We call it as reverse osmosis. This is called as reverse osmosis. इस रिवर्स ऑस्मोसिस की इंपॉर्टेंस कहां पे आपको लगेगी पता? इट्स फ्रॉम द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सो इसकी जो इंपॉर्टेंस है रिवर्स ऑस्मोसिस की, दैट्स फ्रॉम डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैसे? आप सी वाटर को डीसैलिनेट करते हैं, उसमें से नमक निकालते हैं ताकि ये बने फिट, इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। कैसे? आपने एक कंटेनर ले लिया, उसको कंपार्टमेंट में चेंज किया बाय मींस ऑफ एसपीएम। यहां से आपने लिया है प्योर वाटर, यहां से आपने लिया है सी वाटर, ठीक। अब ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सो दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन बिकॉज इट कंटेन साल्ट। तो यहां से ऑस्मोसिस ऐसे होगा, ठीक। यहां से लेवल राइज शुरू होना हो जाएगा, लेकिन मसला यह है कि we can't get the salt removed. So what you do is you exert more pressure over here, P greater than pi. जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आप ज्यादा तो यहां से ही सॉल्वेंट यहां जाएगा। जब यहां से सॉल्वेंट यहां जाएगा तो व्हाट हैपेंड, आपको ऐसे बनेगा कंटेनर। दिस इज एसपीएम। सो लेवल यहां से राइज हो जाएगी, यहां से घटेगी, मतलब यहां से पानी अब कम है एंड इट कंटेन्स ओनली साल्ट। जो इसमें पानी था, जो सी वाटर में जो पानी था साल्ट के बगैर, वो सारा पानी यहां चला जाएगा बाय एक्सर्टिंग मोर प्रेशर टू काज रिवर्स ऑस्मोसिस। उसकी वजह से जो है इस कंटेनर में खाली आपका पानी मिलेगा। सो वंस यू गेट मोर वाटर बाय मींस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, यू कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस देन, बिकॉज सॉल्ट इज रिमूव्ड दैट रिमेन्ड इन द सेकंड कंटेनर, सेकंड कंपार्टमेंट। दिस इज हाउ यू डू डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समंदर में जो नमक होता है उस पानी में वो आप डीसैलिनेट करते हैं, उसमें से नमक निकालते हैं। कैसे? बाय मींस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। आप प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करते हैं, मच ग्रेटर देन पाई, ताकि सॉल्वेंट जो इसमें सोल्यूशन में था वो सारा यहां चला जाएगा, यहां सोल्यूट ही रहेगा, दैट इज साल्ट। सो साल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्वेंट, यू कैन गेट द वाटर ओवर हियर, यू कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ये जो इंपॉर्टेंस है इस रिवर्स ऑस्मोसिस की बनती है यहां पे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है नाउ, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है, आपको पता है वी नो सिंस सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है, क्योंकि आई टोल्ड यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ कंडीशंस होती हैं, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए, एंड सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये सारे कंडीशंस मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करी है इन द फर्स्ट लेक्चर वायर आई टॉकिंग अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन जब डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस बिहेव करते हैं आइडियली। जब डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस बिहेव करते हैं आइडियली, मतलब ये कि आइडियल गैस इक्वेशन विल फॉलो, सो पीवी विल बी एनआरटी। अब हम यहां पे प्रेशर को चेंज करते हैं बाय मींस ऑफ पाई इज इक्वल टू एन, ये वॉल्यूम डिवाइड होगा आर इंटू टी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, दैट्स मोलैरिटी, हम लिखेंगे सीआरटी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन
This is the expression for osmotic pressure, where C is equal to number of moles per unit volume, that is molarity. So mind it, it is not normality, it is not molality, it is molarity, that's number of moles per unit volume. So this is the expression for osmotic pressure pi. So that's equal to concentration, that's molarity, into gas constant. Here it is solution constant. Here this is called as solution constant. उसका वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम एज गैस कांस्टेंट, मतलब आर का वैल्यू 0.0821 है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ये सारे वैल्यूज हमने दिखाए हैं. 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ये सारे वैल्यूज जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं. तो ये आप जो है लगा सकते हैं. टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन. सो आप निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई. नाउ लेट अस सपोज देयर ऑकर्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन. जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो ये इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई करी जाएगी. सो इफ solute undergoes association or dissociation, then equation is modified. Then equation is modified as, तो equation modify हो जाएगी, क्या बनेगी? Pi will be equal to C into R into T into I. I is called as van Hoff's factor. van Hoff's factor. ये भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी, वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाई इफ द solute undergoes dissociation or association. C is the concentration, that's molarity. R is solution constant. T is the absolute temperature. I is van Hoff's factor. This is the main expression which is used in solving problems as well as to solve some conceptual questions also. I hope you understand this. Now, what can be the questions related to osmotic pressure as well as osmosis? Before talking about that, let me tell you one more few terms again. The terms are isotonic solution. Agar if solutions have same pi, we call them isotonic solutions. सपोज आपके पास एक कंटेनर है, दिस इज SPM, तो इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है. सपोज इनका पाई सेम है, सो इसका पाई 1 है ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस सोल्यूशन का पाई 2 है ऑस्मोटिक प्रेशर. सो जब सेम है पाई मीन्स पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2. इसका मतलब ये हुआ पाई के बदले हम लिखेंगे C1 इंटू RT, C2 इंटू RT. तो RT कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज C1 विल बी इक्वल टू C2, मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी. So when solutions are having same pi, they'll be having same concentrations. When two solutions are having same concentration, we call it isotonic solutions. Isotonic solutions. So isotonic solution वो solutions हुआ करते हैं जिनका osmotic pressure same होता है या उनकी concentration जो है वो same होती है. Isotonic solution में कोई osmosis नहीं होता है. So point to be noted is no osmosis. No osmosis in isotonic solutions. Isotonic solution के दरमियान कोई osmosis नहीं होता है. एक दूसरा ये कि आप जब भी मेडिसिन देते हैं, medicines given in saline water, medicines given in 0.91% saline water, NaCl water. क्यों? Because this is isotonic with blood cells, blood corpuscles या blood cells. So blood cells जो होते हैं, तो आप जब भी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तो वो देते हैं आप सलाइन वाटर में. कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए? 0.91% कंसंट्रेशन, बिकॉज दैट इज आइसोटोनिक विद ब्लड सेल्स. अगर कंसंट्रेशन इफ 5%, इफ गिवन, अगर हम देंगे मेडिसिन गिवन 5% NaCl सोल्यूशन में, तो क्या होगा कि ये जो सेल आपकी है, बाहर कितना सोल्यूशन आप पड़ा है, बाहर इट इज 5%, तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है. तो यहाँ से जो है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्रॉम दिस टू दिस. ये सेल जो है वो श्रिंक होगी, सेल विल श्रिंक.
cell will shrink, this is called plasmolysis. ये आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो जब आप मेडिसिन देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो आप देते हैं सलाइन वाटर में। उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.91% NaCl। क्यों? बिकॉज दिस इज आइसोटोनिक विद ब्लड सेल्स। तो वहां पे कोई ऑस्मोसिस फिर नहीं होता है, ब्लड मेडिसिन जो है वो अपना काम करता है। लेकिन अगर आपने यही मेडिसिन दिया है इन 5% NaCl सोल्यूशन, जो कंसंट्रेशन ज्यादा आपने डाल दी, तो अंदर वाले सेल में जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, सो ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा फ्रॉम सेल टू द आउटर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जब ऑस्मोसिस होगा तो सेल का जो सारा पानी वो बाहर आएगा, तो वहां पे क्या रहेगा? सेल विल श्रिंक, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अगर आपने आप डिस्टिल वाटर, इफ गिवन इन डिस्टिल वाटर, अगर आपने डिस्टिल वाटर में दिया है, अब मतलब ये आपकी सेल है, बाहर आपका खाली पानी है, तो कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर सॉल्वेंट है, तो यहां से यहां ऑस्मोसिस शुरू होगा। दिस सेल विल एक्सपैंड। जब सेल एक्सपैंड होगा उसको हम नाम देते हैं हेमोलिसिस। इज कॉल्ड हेमोलिसिस, और वी कैन से टर्गर। ये भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। सो सेल एक्सपैंड्स बिकॉज ऑफ osmosis from outer atmosphere to the cell, and cell shrinks because of osmosis from cell to the outer atmosphere, and this leads to shrinkage of cell, this leads to expansion of cell, this is called plasmolysis, this is called hemolysis or turgor, and cell जब expand होगी तो burst हो जाएगी। तो we are not giving medicines in distilled water nor in high concentrated NaCl saline solution, we give it in 0.91% NaCl solution because this is isotonic with blood cells. दिस वॉज इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है, अगर अब पाई ज्यादा होगा, इफ सोल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है। एंड सोल्यूशन हैविंग लो पाई, अगर सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो उसे कहते हैं हम हाइपोटोनिक, उसका कंसंट्रेशन भी कम होता है, बिकॉज पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। जब पाई ज्यादा है तो C ज्यादा है, जब पाई कम है तो C भी कम है। मतलब वो वाले सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उनका कंसंट्रेशन भी कम होगा, उनको कहते हैं हाइपोटोनिक। वो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उनकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है, वी कॉल देम हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे एक बात निकल करके आती है, वो ये है कि ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा होती है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, क्योंकि फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड, लो कंसंट्रेटेड वाले लो हाइपोटोनिक होते हैं, तो हाई कंसंट्रेटेड वाले हाइपरटोनिक होते हैं। तो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक जो है हमेशा ऑस्मोसिस हुआ करती है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट, आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई विल टेल यू हियर, क्वेश्चंस जो है वो दो तरीके के आ सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है आपको। नंबर 1 इज न्यूमेरिकल बेस्ड में आपको लगेगा, मतलब आप कैसे पाई निकालेंगे, आप कैसे आई निकालेंगे, आप कैसे जो है कंसंट्रेशन निकालेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, these are the numerical based questions, and second is conceptual questions। conceptual questions में क्या आप याद रखेंगे, वो ये कि पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T इंटू I। जितना I ज्यादा होगा वॉन्ट हाउस फैक्टर उतना पाई भी ज्यादा होगा, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना आपका पाई भी ज्यादा होगा। ये दो चीजें आप याद रखिएगा, मोर द I वैल्यू, मोर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर द कंसंट्रेशन, मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से जो है आपके पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कंसेप्चुअल। और ये भी आता है क्या, बताइए हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस होता है कि हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। आई टोल्ड यू राइट नाउ इट्स ऑलवेज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक solutions. So let's do some questions. Question number 1 is find pi। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है फॉर 0.1 0.1
find osmotic pressure for 10% urea solution at 27 डिग्री सेल्सियस। एक बात आप बिल्कुल नोट करिएगा, एक बात आप करिएगा, वो ये कि जब भी आपके पास परसेंटेज हुआ करती थी, परसेंटेज, if it was not given whether it's weight by volume, volume by volume, you always take it as weight by weight. I told you this in the lectures where I talked about percentage. Now, but in case of osmosis, जब भी आपके पास परसेंटेज का जिक्र आएगा, you always take it as weight by volume. This is important. So हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आपके पास कंसंट्रेशन टर्म आती है, स्पेशली परसेंटेज, उस परसेंटेज में ये नहीं दिया होगा कि व्हाट इज इट वेट बाय वेट, इज इट वेट बाय वॉल्यूम, और इज इट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. सो यू ऑलवेज टेक इट एज वेट बाय वेट. बट जब भी ऑस्मोसिस की बात आएगी, तब आपको परसेंटेज जो है वो लेनी है एज वेट बाय वॉल्यूम. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो पाई किसके बराबर होता है? पाई इज एक्चुअली इक्वल टू C इंटू R इंटू T इंटू I. C इज बेसिकली मोलैरिटी, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है? परसेंटेज. सो यू हैव टू कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू परसेंटेज इनटू मोलैरिटी. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल डू इट लाइक दिस. सो मोलैरिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स. अगर ml में होगा मल्टीप्लाई 1000 करना है. सो दिस इज इक्वल टू मोल्स किसके बराबर है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. अब परसेंटेज दिया हुआ है. परसेंटेज का माने ये है कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. मैंने क्यों ml लिखा? बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज टेकन एज वेट बाय वॉल्यूम. सो 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. सो वेट ऑफ सोल्यूशन आपको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको निकला 100 ml. तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकलेंगे बिकॉज वेट इज गिवन. वेट इज 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट होता है यूरिया का 60. सो इट इज वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 10 बाय 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000 बिकॉज दिस इज इन ml. दिस इज इन ml. सो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे. ये दिस बिकम्स ये जीरो कैंसिल हो जाएगा. दिस बिकम्स 10 by 6. 10 by 6 is actually 1.66 molar. This is the molarity now. Put the value here, you will get the answer. So इसके बदले हम लिखेंगे 1.66 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो है मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर. जब लीटर आता है तो यहाँ पे R का वैल्यू भी वही डालेंगे हम जिसमें लीटर आता है और एटमॉस्फेयर आता है. लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, तब यूनिट आता है R का जब वैल्यू होता है 0.0821. तो मल्टीप्लाई करेंगे आप टेम्परेचर, दैट इज 300. वाई? बिकॉज इट्स 27 डिग्री सेल्सियस. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मल्टीप्लाई I. वांट हाफ फैक्टर फॉर यूरिया इज 1. तो ये हम सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 40.8 एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्यों आएगा? बिकॉज यू टेक द वैल्यू ऑफ R एज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. सो आपको पता है कि कंसंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर. जब लीटर आता है तो आप लाजमन ये वाला वैल्यू लेंगे. आप एटमॉस्फेयर बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इनटू mmHg. वो सारे जो है यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड पाई इफ, ऐसे लिखेंगे हम, फाइंड पाई फॉर 0.1 मोलर HCN हाइड्रोजन साइनाइड, given that dissociation constant of HCN is 10 to power minus 3 at 27 डिग्री सेल्सियस. देखिए ये क्यों दिया हुआ है, हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप I नहीं निकाल सकते हैं unless you find alpha. Because I जो है, I is equal to number of ions only for strong electrolytes. Since HCN is a weak electrolyte, so you have to find I from alpha. Alpha कब निकालेंगे आप? जब dissociation constant पता होगा, because alpha is equal to under root of Ka by initial concentration. जब अल्फा निकलेगा तो आपका क्या निकलेगा? I भी निकलेगा. कैसे? HCN जो है वो डिसोशिएट होता है into H plus and CN minus आयन. ये अब 1 मोल लेंगे, ये 0 होगा एट टाइम 0. आफ्टर सम टाइम ये बनेगा 1 माइनस अल्फा बिकॉज अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो आई निकलेगा, पर इन सबको ऐड करना है, डिवाइड ये 1 करना है. जब ऐड करेंगे तो ये निकलेगा 1 प्लस अल्फा. आई टोल्ड यू दिस इन वांट हाफ फैक्टर लेक्चर, वो आप प्लीज देखेंगे, यू गेट ऑल दिस. सो टू गेट आई यू हैव टू फाइंड अल्फा. अल्फा कैसे निकलेगा आपको? फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. सो पुट द वैल्यू हियर.
अंडर रूट ऑफ अल्फा के कितना होता है 10⁻³ 10⁻³ डिवाइड बाई सी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 0.1 मोलर दैट इज 10⁻⁻1 ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 10⁻², ये बनेगा 10⁻⁻1, दिस बिकम्स 0.1. अब आई कितना निकलेगा 1 + 0.1 दैट इज 1.1. सो आई आपका निकला. अब नाउ यू कैन इजीली फाइंड व्हाट want Hoff's factor alpha. This you can easily find pi, that's osmotic pressure, that's equal to C into R into T into I. So concentration molarity कितनी है 0.1, so 0.1 multiply R 0.0821 multiply T is the absolute temperature to 27 degrees Celsius मतलब 300 multiply I कितना निकला अब I is 1.1. so this अब जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू निकलेगा 2.709 ATM. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स. हमेशा याद रखना चाहिए जब भी आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वीक के हवाले से या तो पीएच दिया हुआ होगा या तो आपका के दिया होगा. अल्फा इज इक्वल अंडर रूट ऑफ के/सी, दिस कॉल्ड ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. तो वहाँ पर अल्फा निकलेगा. अल्फा जब निकला तो आप आई निकाल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज ये 1 लिया आपने, ये 0 लिया, फिर ये बचा 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, इन सबको ऐड करना है, डिवाइड ये करना है इनिशियल कंसंट्रेशन. So I is equal to 1 plus alpha. Alpha का वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ तो I निकलेगा 1.1. Put the value here, you will get the answer. One more question we will take. Question number 3. Question number 3 is, suppose आपके पास एक find pi if या for find pi for a solution containing find pi for a solution containing 20% urea and 10% sodium hydroxide at 27 डिग्री सेल्सियस. आपको पाई निकालना है. आप कैसे पाई निकालेंगे? देखिए पाई किसके बराबर होता है? सो पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T इंटू I. ठीक. अब जो है कंसंट्रेशन वो आपको मोलैरिटी में चाहिए, आपको परसेंटेज में है तो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है. कंसंट्रेशन मोलैरिटी किसके बराबर होती है? टोटल मोल्स वॉल्यूम इन लीटर्स, या अगर ml में होगा तो मल्टीप्लाई 1000 करना है. टोटल मोल्स किसके बराबर है? मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ NaOH इनटू I फॉर NaOH इनटू I फॉर यूरिया, डिवाइड बाय करना है वॉल्यूम, अगर ml में है तो मल्टीप्लाई 1000 करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. देखिए C जो है C इज बेसिकली कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन कौन सी होती है? मोलैरिटी होती है. सो मोलैरिटी के बराबर है मोल्स पर लीटर, लेकिन मोल्स टोटल यहाँ पे लेने हैं बिकॉज यहाँ पे यूरिया भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है. सो वी विल टेक द मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन वांट हाफ फैक्टर इज रिलेटेड टू व्हाट? वांट हाफ फैक्टर जो I है इट इज रिलेटेड टू व्हाट? सोल्यूट. सो यहाँ पे सोल्यूट 2 है, यूरिया और NaOH है. सो यूरिया के लिए I यहाँ पे डाला और NaOH के लिए यहाँ पे I डाला. ठीक. अब इंसर्ट द वैल्यूज. देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया परसेंटेज से आपको सीधा पता चलेगा क्या? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम. वेट ऑफ NaOH कितना है? 10 ग्राम. ये दोनों किसमें 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो ml लेना है. तो व्हाट इज द मोल्स? वेट बाय मॉलिक्यूलर बाय यूरिया, सो दैट इज 20 डिवाइड बाय 60 इनटू I कितना होता है 1 प्लस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मतलब 10 वेट है, मॉलिक्यूलर वेट होता है NaOH का 40 मल्टीप्लाई I कितना होता है फॉर दिस 2 बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट गिव्स यू 2 आयंस डिवाइडेड बाय 100. क्यों? बिकॉज ये परसेंटेज दिया हुआ है. परसेंटेज मीन्स 100 ml में आपके पास है 20% या 20 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम NaOH. सो 100 ml टोटल वॉल्यूम इज 100 ml मल्टीप्लाई 1000. ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल, ये बनेगा 2 1 2 3 जार. तो ये बनेगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे दिखाएंगे हम इज इक्वल करके, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1/2 बिकॉज 2 1 2 2 जार होल डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 10 आएगा. तो ये बनेगा आपका 2 1 जार 2 3 जार, इट इज 5/6 into 10, that will be around so ऐसे लिखेंगे 5/6 into 50/6 बनेगा ये. तो ये हम इंसर्ट करेंगे यहाँ वैल्यू. सो therefore pi will be equal to कंसंट्रेशन के बदले 50/6 into R is here हम लिखेंगे यहाँ 127 है.
ये 27 लिखो, 300 कर दो, 300 इंटू आर के बदले लिखेंगे 0.0821। आई हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया है इन कंसंट्रेशन दैट्स हियर सेपरेटली, तो ये बनेगा वैल्यू यहाँ पे 205 ATM, अराउंड 205 ATM आपका आंसर निकलेगा। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चन रिलेटेड टू conceptual based क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, मैक्सिमम पाई इज फॉर। आपको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर किसका सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 0.1 मोलर NaOH, ऑप्शन बी 0.1 मोलर यूरिया, ऑप्शन सी 0.1 मोलर NaCl, ऑप्शन डी 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट। I told you earlier pi is equal to C into R into T into I। देखिए कंसंट्रेशन सब में सेम है, तो दिस इज कांस्टेंट एट सेम टेम्परेचर। जितना I ज़्यादा होगा उतना पाई ज़्यादा होगा। तो इसका I कितना है, 2 है, बिकॉज इट गिव्स 2 आयंस। इसका I कितना है, 1 है, बिकॉज इट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका I 2 है, बिकॉज इट गिव्स 2 आयंस। इट गिव्स हाउ मेनी आयंस, सोडियम 2, सल्फेट 1, I गिव्स 3। सो जिसका I ज़्यादा उसका पाई ज़्यादा, मतलब दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज मैक्सिमम पाई इज फॉर। किसका पाई ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए हमारे पास है 0.1 नॉर्मल NaOH, ऑप्शन बी हमारे पास है 0.1 नॉर्मल Na3PO4, ऑप्शन सी हमारे पास है 0.1 नॉर्मल यूरिया, एंड ऑप्शन डी यहाँ पे लिखूंगा मैं, दैट इज 0.1 नॉर्मल कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब देखिए इस वक्त नॉर्मलिटी दी हुई है, बट हमें चाहिए मोलैरिटी, बिकॉज पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T इंटू I। तो हमें चाहिए मोलैरिटी, तो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट नॉर्मलिटी इंटू मोलैरिटी। सो आपको पता है नॉर्मलिटी बाई मोलैरिटी इज इक्वल टू F फैक्टर, तो मोलैरिटी किसके बराबर आएगी, N/F। तो पुट द वैल्यू हियर, तो यहाँ पे पाई बराबर आएगा नॉर्मलिटी 0.1 डिवाइड बाई F फैक्टर कितना, 2 आएगा, बिकॉज इट यूज 1 OH माइनस साइन। F फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस साइन इन केस ऑफ बेसिस। ये भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी इन केस ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सो 2 है, 2 का एक ही है, इट्स 1 ओनली, बिकॉज इट यूज 1 OH माइनस। मल्टीप्लाई करना है आपको RT एंड I का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई हियर। सो हम पाई लिखेंगे बराबर 0.1 RD मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिखेंगे हम। दिस इज फॉर द फर्स्ट केस। नेक्स्ट इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.1 डिवाइड बाई F फैक्टर कितना आएगा, ये देता है 3, चार्ज ऑन सोडियम इज 3, तो डिवाइड बाई 3 आएगा, और आपका जो है मल्टीप्लाई आएगा RT इंटू आएगा 4, बिकॉज इट वाज 4 आयंस। ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 0.1 RT इंटू 3 1 जार, अगर 4/3 करेंगे 3 1 जार 3, वहाँ पे 1 आएगा, 3 3 जार 9, 1.33 आएगा। यहाँ देखिए आप 0.1 पाई विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई F फैक्टर, दैट्स 1, RT I भी 1 है, तो इट इज़ I भी 1 है, तो इट इज़ पाई इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स RT। यहाँ देखिए आप पाई विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 2, बिकॉज कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, RT अपनी जगह, इट गिव्स 2 आयंस ओनली, मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई विल बी इक्वल टू 0.1 टाइम्स RT। अब देखिए इस केस में, पहले लास्ट केस में पाई इज इक्वल टू 0.1 RT, यहाँ पे भी 0.1 RT, यहाँ पे 0.1 RT मल्टीप्लाई 1.33, यहाँ पे 0.1 RT मल्टीप्लाई 2। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है, मतलब पाई सबसे ज़्यादा पहले वाले केस में है, तो पाई इज हायर for this case. This is the answer. I hope you understand this. I hope you understand this. So this was about osmosis, osmotic pressure, reverse osmosis, isotonic, hypertonic, hypotonic solutions, how you give medicines, that is given in saline water, कितनी concentration 0.91% NaCl होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो hemolysis होगी, अगर कम होगा, अगर ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज ऑफ सेल विल टेक प्लेस, दैट गिव्स यू प्लाज्मोलिसिस, अगर कम होगा डिस्टिल वाटर होगा, तब आपका हीमोलिसिस होगा, मतलब टर्गर होगा। फिर
पाई जो है वो बराबर आता है C into R into T, that's into I if there is association or dissociation. If there is no association, no dissociation, non-electrolyte case में है तो pi is equal to C into R into T. This is the expression. From this expression we find certain questions that's numerical based as well as some conceptual based questions. I hope you understand it. If you like my videos, I suggest to you to share and subscribe my channel to get more audience. Thank you very much.